नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला और वर्णमाला संबंधित जो भी आवश्यक चीज़ है, जो भी महत्वपूर्ण है, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, कैसे इनके प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि व्यापम के एग्ज़ाम हुए, लेबर इंस्पेक्टर है, एसआई है, आपका कांस्टेबल एग्ज़ाम है। ठीक है, आपका सभी एग्ज़ाम में आपका जो है वर्णमाला मतलब हिंदी आती है व्याकरण, उसके अंतर्गत हम जो है व्याकरण वर्णमाला पढ़ेंगे। तो वर्णमाला को दोस्तों हम 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम पढ़ेंगे स्वर, ठीक है, दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे व्यंजन और तीसरे भाग में पढ़ेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अगर हम ये तीनों चीज़ें करते हैं ना दोस्तों, तो ये पक्का है कि हमारा एक वर्णमाला में से ना कोई क्वेश्चन छूटना नहीं है। तो आइए हम करते हैं वर्णमाला को प्रारंभ। श्री गणेश करते हैं वर्णमाला का और जानते हैं वर्णमाला क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों जो है वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है दोस्तों? वर्ण होता है आपका, मान लो कि मैंने कोई भाई वर्ण मतलब कोई शब्द बोला, जैसे कि राम, है ना। अब राम कैसे बना? तो ये एक एक वर्ण है दोस्तों, है ना। अब इन वर्णों को मैंने जोड़ के क्या बनाया? एक शब्द राम। और इन शब्दों को मिला के मैंने बनाया राम बाजार जाता है, तो ये बन गया वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण, है ना। वर्ण से बनता है शब्द और शब्द से बनता है वाक्य। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हुई वर्ण, लिखित रूप में। अब वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे बोलते हैं? 52 वर्णों को अगर हमने भाई जोड़ा, व्यवस्थित रूप में रखा, तो क्या बनेगी? वर्णमाला। ठीक है, हिंदी में वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि में 48 वर्ण होते हैं, जिन्हें हम स्वर और व्यंजनों में विभाजित करते हैं और पढ़ते हैं। स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11 स्वर होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अयोग भाग 2 होते हैं और द्विगुण व्यंजक आपके जो होते हैं वो होते हैं 2। तो इनको मिलाकर आप देख सकते हैं 44 4 48, 48 4 52। कितने वर्ड हो गए दोस्तों आपके? 52 वर्ड हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए वर्ण। अब मैंने बोला भैया कि वर्ण कितने तरह के होते हैं? वर्ण होते हैं 2 तरह के, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, नाम से समझ में आ रहा है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, किसी की सहायता नहीं ले, उन्हें बोलते हैं हम स्वर। और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो किसी की सहायता से बोला जाए, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाए, जो स्वर की सहायता से बोला जाए, उसे बोलते हैं व्यंजन। तो हम आज पढ़ेंगे स्वर। ठीक है, और स्वर के बारे में जानते हैं आगे। स्वर, स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों से जो उठकर बिना अवरुद्ध के बाहर निकल जाए। कितनी टफ लैंग्वेज है ना। तो इसको सिंपल भाषा में बोले कि स्वर वो होता है जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर बोलते हैं। हिंदी में दोस्तों जो स्वर की संख्या होती है वो होती है 11। देखो, मूलतः स्वर माने जाते हैं 13, है ना, परंतु हम मानते हैं 11 स्वर, क्योंकि 2 होते हैं अयोग वाहक। जैसे कि ये देखिए, ये अयोग वाहक हैं 2, है ना। इनको क्या है, हम स्वर में और ना ही हम इनको रखते हैं व्यंजन में, है ना। वो मैं रीज़न बताऊंगा आपको क्यों। तो स्वर कितने बचे? 11। और स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं दोस्तों? कितनी मात्राएं होती हैं? स्वरों की मात्राएं होती हैं 10। क्यों? क्योंकि आ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ से लेके इतने स्वर तक इनकी सबकी मात्राएं होती है ना। समझ में आया इतना? चलो, अब स्वर हम समझ गए भैया। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, और स्पेशली व्यापम तो 11 ही मानता है, 13 नहीं मानता, है ना। अब अयोग वाहक के बारे में जान लो कि भैया ये क्या चीज़ है। तो देखो, अयोग वाहक मतलब होते हैं ये, ना तो देखो, एक तो पंडित जो है किशोरी दास जो है वाजपेयी जी ने कहा है कि अयोग वाहक ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, तो उसको किस में रखें? तो उन्होंने बोला कि स्वर में डाल दो, ठीक है, परंतु स्वर में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अब अयोग भाग में ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं
अनुस्वर, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुस्वर, इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। अब इनके बारे में जान लो। अनुस्वर क्या होता है, यानी कि हवा केवल नाक से बाहर निकले तो उन्हें बोलते हैं अनुस्वर। और इसका जो है पहचान होती है एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु लगाया जाता है किसी पे, जैसे कि मैंने बोला डंडा, डंडा नहीं आएगा, हाँ डंडा, ठीक है, हंस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक बिंदी लगा दी, इससे हम बोलते हैं ये अनुस्वर है, ठीक है। एक होता है विसर्ग, विसर्ग में जैसे कि प्रातः काल, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो उच्चारण होता है वो हा माना जाता है, प्रातः काल, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गए दोस्तों, इतना हमने समझा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्वरों को थोड़ा हम बांटते हैं कि भाई हमने स्वर के बारे में जाना, 11 स्वर होता है। कौन कौन से, आ, बड़ा ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ऋषि, ठीक है। एक होता है ए, आई, ओ, औ, है ना, ये होता है। तो इसमें दोस्तों स्वर को भी अगर मैं बांटूं तो मूल स्वर कितने होंगे, मूल स्वर होंगे 3, आ, ई, उ, ये मूल स्वर हो गए। अब मूल स्वरों से ही बना है आपका दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, ऐसे स्वर जो मूल स्वरों से मिलकर बना हो, जैसे कि आ प्लस आ, जैसे आपने दीर्घ संधि पढ़ी होगी तो बड़ा आ हो जाता है, तो ये दीर्घ स्वर हो गया। अब मैंने बोला ई प्लस ई तो क्या हो गया, बड़ी ई, ये दीर्घ स्वर हो गया। मैंने बोला ऊ प्लस ऊ तो ये क्या हो गया, बड़ा ऊ, ये दीर्घ हो गया। एक होते हैं दोस्तों संधि स्वर, बिल्कुल आपसे पूछ सकता है कि संधि स्वर कौन कौन से हैं। तो संधि स्वर आप खुद देखिए, मैंने आ प्लस ई का मेल किया तो क्या बनेगा, ए बना। अब मैंने बोला आ प्लस ऊ का मेल करूंगा तो क्या बनेगा, तो बना भैया आपका ओ। अब आप बोलोगे ये संधि स्वर और दीर्घ स्वर दोनों में आता है। अब आप खुद देखो ना, आ प्लस ए को मिलाने से क्या बनेगा, आई, है ना। तो इस प्रकार से स्वर के 3 प्रकार भी हो सकते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संधि स्वर, है ना। अब हम आगे चलते हैं तो स्वर के बारे में और जानते हैं कि स्वर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो, मात्राओं के आधार पर स्वर को हमने बांटा, हमने जीभ के आधार पर यानी कि जीवा के आधार पर स्वर को बांटा, मुंह के आधार पर यानी कि मुंह खुलने के आधार पर, होठों के आधार पर, और नासिका यानी कि नाक के आधार पर स्वर को बांटा। सबसे पहले हम मात्राओं के आधार पर बात करें, जैसे कि ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, ऐसा स्वर जिनका उच्चारण जल्दी हो जाए। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब समय ना लगे, मात्राएं कम हो, जैसे कि आ है, आपने तुरंत बोल देता है आ, ठीक है। ई, ऊ, समय लगता है, नहीं लगता। इनके उच्चारण में ज़्यादा समय ना लगे, उन्हें बोलते हैं ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे तो उसे बोलेंगे भाई दीर्घ स्वर, जैसे आ, ई, ऊ, समय लग रहा है तो ये क्या हुआ, ये हो गए आपके भाई दीर्घ स्वर। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, है ना, ये वो आते हैं। अब आता है विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर हिंदी में प्रयोग नहीं होता, ठीक है, परंतु समझ लीजिए कि दीर्घ स्वर से 4 गुना ज़्यादा समय लगे उच्चारण में, जैसे कि ओम, ठीक है, समय अधिक लगा तो क्या हुआ, ये विलुप्त स्वर हो गया। अब आते हैं, हम जानते हैं जीवा के आधार पर, यानी कि जीभ के आधार पर, जीभ से किस प्रकार स्वरों का उच्चारण होगा उसको हम जानेंगे। जैसे कि अग्रस्वर, जीभ के आगे के हिस्से से जो उच्चारित शब्द होते हैं उन्हें बोलते हैं अग्रस्वर, ठीक है। इसमें क्या आता है, ई, ए, आई, नहीं, ये आते हैं। एक होता है जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होने वाला, मध्य से एक ही होता है, वो है सिर्फ आ। एक होता है पश्च, यानी कि जीभ के पीछे से उच्चारित होने वाले, तो ऊ, ओ, औ, तो ये जीभ के पीछे से उच्चारित हो गए, है ना। अब आ गया मुंह। मुंह मतलब हमारा किस तरीके से खुलेगा, ठीक है ना, उसके आधार पर हम बात करेंगे, ठीक है, मुंह के उच्चारण के आधार पर। यानी कि जैसे कि मान लो
इसमें देखो मुख जो होता है ना, मुख में जीवा भी इसमें उपयोग होती है। देखो इस वाले जो स्वर में होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं विवृत स्वर, है ना, विवृत स्वर में क्या होता है कि जीवा जो होती है नीचे, आपके मुंह के नीचे टकराती है, ठीक है, तो उसे होते हैं विवृत स्वर। अब विवृत स्वर में क्या आता है, आ, ठीक है। अब क्या हो, अर्धविवृत, जीवा नीचे तो जा रही है परंतु बीच में रह जाती है, तो उसे बोलते हैं अर्धविवृत। अर्धविवृत में क्या होता है दोस्तों, अ, आई, ओ, है ना, ये होते हैं। एक होता है सवृत स्वर, जीवा ऊपर जाए, ऊपर जाके तालू से टकरा जाए, तो इसको बोलते हैं सवृत स्वर। ई, ई, है ना, उ, ऊ, ये होते हैं। एक होता है अर्धविवृत, अर्धविवृत मतलब आधा, बीच में, तो बस जीवा बीच में गई और बीच में ठहर गई, तो उससे बोलेंगे अर्धविपरीत, यानी कि आपका ए ओ, ठीक है। अब होता है ओष्ठ, यानी कि होठों क्या था, वृत्ताकार से आप समझ ही रहे हो, ऐसा भाई स्वर जिनको अगर हम बोल रहे हैं तो मुंह हमारा गोल हो जाता है, तो उसे बोलेंगे वृत्ताकार। सिंपल भाषा में तो यही बोलेंगे, परिभाषा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल भाषा की बात कर रहा हूँ कि बोलते समय मुंह गोल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं वृत्ताकार। और अर्धवृत्ताकार, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह गोल ना हो, उसे वृत्ताकार बोलेंगे। अब आप खुद देखिए कि भैया मैंने आ का उच्चारण किया, ठीक है, सॉरी आ नहीं, ऊ का उच्चारण किया, तो ऊ मुंह गोल हो गया, बड़ा ऊ, ओ, बड़ा ओ, मुंह गोल होगा, आप खुद ट्राई करना, ठीक है। एक होता है अर्धवृत्ताकार, ऐसा वो स्वर जिसका उच्चारण करते समय मुंह गोल ना हो, तो उसे बोलते हैं अर्धवृत्ताकार स्वर। इसमें क्या होता है, आ, अगर आप आ का उच्चारण करोगे तो मुंह गोल नहीं होगा, बड़े आ के उच्चारण में मुंह गोल नहीं होगा, आपके ई के उच्चारण में मुंह गोल नहीं होगा, आपकी बड़ी ई के उच्चारण में मुंह गोल नहीं होगा, आप खुद देख लेना, ठीक है। एक होता है नासिक, अब नासिक में होता है एक अनुनासिक स्वर, एक निरनुनासिक स्वर। अब अनुनासिक के, नासिक क्या होता है, जो नाक से उच्चारित हो, ठीक है। अनुनासिक में क्या होता है, ऐसे स्वर जो मुंह के साथ साथ नाक से भी उच्चारित हो, तो होता है अनुनासिक स्वर बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है निरनुनासिक, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण सिर्फ केवल मुंह से हो, नाक से ना हो, तो निरनुनासिक स्वर बोलते हैं। तो ये स्वरों के कुछ प्रकार हैं दोस्तों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है वो ये दोस्तों, ठीक है। इनसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं व्यापम में, ठीक है, तो इनको तो बिल्कुल आप समझना तरीके से। अब चलते हैं आगे, स्वरों का अगर हम उच्चारण देखते हैं दोस्तों कि स्वरों का उच्चारण किस प्रकार से होता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं मानता हूँ ये व्यक्ति का मुंह है, ठीक है, ये व्यक्ति की जीवा है, ठीक है, तो सबसे पहले जो उच्चारण कहाँ से होता है, उच्चारण होता है कंठ से, ठीक है। शरीर का पहला जो है उच्चारण के लिए सबसे पहले कंठ, और कंठ के बाद तालु होता है ये ऊपर वाला, ठीक है, भाग, ये होता है मूर्धा। मूर्धा ये मैं समझाऊंगा मूर्धा क्या होता है, ये मूर्धा नहीं होती, लोग कहते हैं कि ये मूर्धा है, नहीं ये मूर्धा नहीं है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये होते हैं आपके दांत, है ना, दंत, और ये होता है ओष्ठ, समझे, ये होता है दंत और ये होता है ओष्ठ। अब मूर्धा क्या होता है दोस्तों कि ये मान लो आपकी जो है जीभ है, जीवा है, ये जब टकरा, आप जब शब्द बोलोगे तो ये आपको मोड़नी पड़ेगी, और मोड़ने के बाद आपको कहाँ देनी पड़ेगी, मूर्धा, तालू में, तब जाके शब्द का उच्चारण होगा, तो इसलिए इसे बोलते हैं मूर्धा, यानी कि मुड़ा हुआ, है ना। तो उच्चारण देख लिए, आ का भाई उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से दोस्तों, कंठ से आ का उच्चारण होता है। ई का होता है तालू से, ठीक है, और बचा आपका क्या, ऊ का होता है ओष्ठ से, है ना, ओष्ठ से होता है ऊ, बड़ा ऊ। अब देखो हमको इनके उच्चारण पता चल गया, अब हमको ये तो पता है कि भैया ए बनती ऐसे है, ए बनती है आ प्लस ई को मिलाएंगे तब जाके ए बनेगी, तो हमने बोल दिया आ का उच्चारण तो कंठ है, और ई का उच्चारण क्या हुआ, ई का उच्चारण हो गया आपका तालु, तो ए का उच्चारण क्या हो गया, कंठ तालु, है ना, कंठ तालु हो गया। अब मैंने बोला आ प्लस ऊ, ठीक है, इससे बनता है ओ, तो कंठ का से तो आ निकला, ऊ निकला आपका ओष्ठ से, तो ओ किसका उच्चारण क्या हुआ, कंठोष्ठ, है ना दोस्तों। तो ये उनके उच्चारण स्तर है। आ प्लस आ का आपका होता है कंठ, ई प्लस ई का होता है तालु, ऊ
ओ का होता है ओष्ठ, ए आई का होता है कंठोष्ठ, और ओ का होता है, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, कंठतालु। ठीक है, कंठ ओष्ठ। ठीक है, तो ये है आपके उच्चारण स्तंभ। इन स्वर से दोस्तों एक भी स्वर आपका बाहर नहीं जाएगा, जो भी रहेगा यही रहेगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें से एक स्वर बाहर नहीं जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, काफ़ी है स्वर। ठीक है, जितना महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वो यही है। ठीक है, अब आगे मैं आपको लेके आऊँगा व्यंजन, तो आपको पूरा व्यंजन समझाऊंगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपके। ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, इस सब मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद हम एक प्रैक्टिस करेंगे, इसमें करीबन हम आप 50 क्वेश्चन ऐसे वर्णमाला के लेके आएंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार।